नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम 12 साल पहले का वो टाइम देखते हैं जबकि प्रोफेसर चा सिर्फ एक इंटर्न थे। तो एक दिन वो काम खत्म कर सेजिन से मिलने जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है जिसकी हालत काफी नाजुक थी। वैसे इसके आगे क्या हुआ था ये तो हम पहले से ही जानते हैं, पर प्रोफेसर चा आज भी यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस दिन उस पेशेंट को जाने से ना रोका होता तो क्या आज वो ऐसे ही डॉक्टर होते जैसे कि वो हैं, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। वैसे भले ही उस समय प्रोफेसर चा बस एक इंटर्न थे, लेकिन फिर भी वो बिना इलाज के किसी पेशेंट को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकते थे। और यही चीज है जो उनमें और गुशियांग में कॉमन है, क्योंकि वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि अपने हाथों से किसी की जान बचा पाए, पर इसके बावजूद भी वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं दे सकता। तो जब पास्ट में प्रोफेसर चा ने ऐसी डेडिकेशन दिखाई थी तो उन्हें किसी सुपर नेचुरल पावर ने सपोर्ट किया था, और सेम गुशियांग के साथ भी ऐसा ही हुआ। बस अगर कुछ फर्क था तो इतना कि गुशियांग को पता था कि उसकी बॉडी को किसने पोजेस्ट किया और प्रोफेसर चा को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। पर इससे कम से कम वो दोनों ही अपने पेशेंट की जान तो बचा ही लेते हैं। हालांकि सर्जरी करने के बाद पास्ट में जब प्रोफेसर चा वापस से अपनी सेंस में आए थे तो वो बिल्कुल हक्का बक्का और डरे हुए थे, जबकि गुशियांग तो इन सब चीजों का बिल्कुल आदी हो चुका है। खैर दूसरी तरफ हम वाइस प्रेसिडेंट को गुशियांग की मदर के साथ देखते हैं, जहाँ की हमें पता चलता है कि गुशियांग को बचपन में अकेले बातें करता हुआ सिर्फ उसकी माँ ने ही नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी देखा था। पर उस समय उन्हें लगा था कि शायद ये उसके एक्सीडेंट का साइड इफेक्ट है। पर जिस आदमी को उन्होंने अमेरिका भेजा था तो उससे पता चला कि जब गुशियांग अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ अमेरिका 2 साल के लिए चला गया था तो वो इसलिए नहीं गया था कि वो क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहता था, बल्कि वो वहां जाकर अपना इलाज करवा रहा था। तो 2 साल तक उसे कितने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास चक्कर मारने पड़े ये बात उसकी माँ और दादाजी दोनों को ही नहीं पता थी, क्योंकि गुशियांग बिना किसी को अपनी प्रॉब्लम बताए ही खुद को सही करना चाहता था। पर अब जब ये बात वाइस प्रेसिडेंट को पता चल गई है तो वो इस मौके का फायदा तो जरूर उठाना चाहेंगे। तो इस बात से गुशियांग की मदर काफी टेंशन में आ जाती हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर रॉन को प्रोफेसर चा के रूम में देखते हैं, जो कि इस बात से डरे हुए थे कि जरूर प्रोफेसर चा का भूत उनके आसपास ही है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि आज गुशियांग ने बिल्कुल प्रोफेसर चा की ही तरह किसी पेशेंट को बचाया तो उन्हें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि जरूर प्रोफेसर चा ने ही गुशियांग के थ्रू ये सब किया है। तो वो डॉक्टर ली से गुशियांग के बारे में पूछते हैं, पर इधर गुशियांग तो प्रोफेसर चा से 12 साल पहले वाली वो स्टोरी सुन रहा था। तो वो उनसे पूछता है कि क्या वो जानते थे कि उन्हें किसी घोस्ट ने पोजेस्ट किया है। पर भला वो कैसे जानते होंगे, उन्हें गुशियांग की तरह घोस्ट दिखते थोड़े ही हैं। वो तो अब जब वो खुद एक घोस्ट हैं तब उन्हें लगता है कि जरूर उन्हें किसी घोस्ट ने ही पोजेस्ट किया होगा, और वो घोस्ट कोई आम नहीं बल्कि जरूर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि शुरुआती दिनों में कई बार प्रोफेसर चा को पोजेस्ट करके लोगों की जान बचाई है। और उन्हीं लोगों में जेसिका भी शामिल थी। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जेसिका की जान प्रोफेसर चा ने नहीं बल्कि उस घोस्ट डॉक्टर ने बचाई थी, इसलिए उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि वो दूसरी बार उसकी सर्जरी जरूर करेंगे। खैर आज प्रोफेसर चा ने फिर से किसी की जान बचाने में गुशियांग की हेल्प की, पर अब वो नहीं चाहता कि वो उसकी बॉडी में और आए, क्योंकि भले ही वो इतना काबिल नहीं है कि किसी की जान बचा सके, पर वो अपनी वजह से प्रोफेसर चा को मरने भी नहीं दे सकता। वैसे प्रोफेसर चा उसकी भावनाएं समझ रहे थे, पर वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझे। तो वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अकेले ही सबकी जान नहीं बचाई बल्कि उसका भी इसमें उतना ही योगदान है जितना कि उनका, क्योंकि अगर वो लोगों की जान बचाने की हिम्मत ना करता और उन्हें अपनी बॉडी को पोजेस्ट करने की परमिशन ना देता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। और रही बात उनके मरने की, तो वो उसकी बॉडी में जाए या न जाए मर तो वैसे भी जाएंगे। तो इस तरह से दिन गिन गिन के मरने से अच्छा है वो अपनी ड्यूटी ही पूरी कर ले जिसके लिए वो बने हैं। तो वो गुशियांग को इस बारे में सोचने को कहते हैं। हालांकि वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो नहीं चाहेगा तो वो उसकी बॉडी को कभी भी पोजेस्ट नहीं करेंगे। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को देखते हैं, जो कि उस बाइक वाले पेशेंट की सिस्टर को बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसे अब होश आ गया है। तो ये सुन उसकी सिस्टर बिल्कुल खुश हो जाती है और उससे मिलने अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ प्रोफेसर चाहते हैं, जो कि सेजिन का हाल चाल लेने आए थे, क्योंकि आजकल वो काम के चक्कर में अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। खैर दूसरी तरफ चीफ बैन और उनकी टीम उस पेशेंट को देखने आती है जिसकी अभी हाल ही में गुशियांग ने सर्जरी की थी। पर भले ही ये सर्जरी गुशियांग ने की हो, पर सर्जरी के रिकॉर्ड पर मेन सर्जन के तौर पर चीफ बैन का ही नाम था। तो
तो पेशेंट की फैमिली को भी यही बताया जाता है। तो उन्हें ये ऑकवर्ड तो लगता है, पर फिर भी पेशेंट की फैमिली के सामने उन्हें ये नाटक करना ही पड़ता है कि वही मेन सर्जन है। खैर फिर नेक्स्ट डे प्रोफेसर चा गुशियांग के हॉस्पिटल आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वो आ जाता है। तो वो उसे जल्दी से सेजिन के पास लेकर आते हैं, जहाँ की ये देखकर कि उस बाइक वाले पेशेंट को होश आ गया है, गुशियांग काफी खुश होता है और उसका इस रियल वर्ल्ड में वेलकम करता है। पर थोड़ी देर में ही प्रोफेसर चा और गुशियांग की खुशी फुर हो जाती है, क्योंकि वो पेशेंट गुशियांग को नहीं पहचान रहा था। तो ये सुन वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की उम्मीद तो इसी बात पर टिकी थी कि वो होश में आकर सबके सामने चेयरमैन के केस की सच्चाई लाने में उन दोनों की हेल्प करेगा। पर ये तो उनकी उम्मीद से परे ही हो गया। और तो और होश में आने के बाद कहीं वो अपना मुंह न खोल दे, इस वजह से लीगल हेड ने वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर उसका सारा बिल भी सेटल कर दिया था। तो इसके बाद तो उसे वाइस प्रेसिडेंट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही। तो ये सब जानने के बाद प्रोफेसर चा काफी चीटेड फील कर रहे थे, तो वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। पर गुशियांग वहां से सीधे वाइस प्रेसिडेंट के पास आता है और उन्हें वार्न करता है कि वो अपनी लाइन क्रॉस न करे, क्योंकि अभी तक तो वो भले ही चुप था, पर आगे से ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो उन्हें वार्निंग दे वो वहां से चला जाता है। पर वाइस प्रेसिडेंट को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी वार्निंग का उन पर कोई असर होने वाला है। खैर इधर वो बाइक वाला आदमी सेजिन से प्रोफेसर चा के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उन्हें देखना चाहता था। तो इसलिए सेजिन उसे उनके रूम में लेकर आती है, जहाँ की प्रोफेसर चा को इस हाल में देख उसे भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसका मकसद उन्हें इस हाल में पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सेजिन उससे पूछती है कि क्या वो कुछ ऐसा जानता है जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, जिस पर कि वो थोड़ा हिचकिचाता तो है, पर इस बात से साफ मुकर जाता है। तो उसका ये धोखा देख प्रोफेसर चा को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें धोखा नहीं दे रहा, बल्कि उसे अपने घोस्ट होने वाली बात याद ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लोगों को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, उसी तरह से जब वो कोमा में घोस्ट बनते हैं तो ये बात भी होश में आने पर याद नहीं रख पाते। और ऐसा इसलिए होता है जिससे कि वो अपनी आगे की लाइफ नॉर्मल जी सके। पर ये सुन प्रोफेसर चा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो भी होश में आने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। पर सीनियर घोस्ट कहते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उससे या तो उन्हें कभी होश ही नहीं आएगा या फिर वो मर ही जाएंगे। खैर वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा गुशियांग भी उन लोगों की बातें सुन लेता है, पर जो घोस्ट है वो सारी बातें भूल जाएंगे ना, उसे तो याद ही रहेगी। तो वो तुरंत उस बाइक वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक्सीडेंट के बारे में वो सारी बातें बता देता है, जो कि उसने घोस्ट रहते हुए उन दोनों को बताई थी। तो वो सब कुछ जानता है। ये बात जानकर वो आदमी भी हैरान रह जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल के कुछ मरीजों को देखते हैं, जिन्होंने अपने लॉकर में सोजू छुपाया था, पर अब उस सोजू की जगह बनाना मिल्क रखा हुआ है। तो ये देख वो लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर बार ही उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। पर ये काम कोई और नहीं बल्कि सीनियर घोस्ट ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पेशेंट वक्त से पहले ही स्वर्ग सिधार जाए। तो वो उन लोगों की ड्रिंक लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ ईना और डीका आते हैं और उनके मना करने के बावजूद भी सोजू की बोतल लेकर चंपत हो जाते हैं। लेकिन फिर वो तीनों साथ में ड्रिंक एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चेयरमैन आ जाते हैं और अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए उनसे एक बोतल लेकर हॉस्पिटल के बैकयार्ड में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अपने कमरे में ही रहकर वो बिल्कुल बोर हो गए थे। पर तभी वहाँ प्रोफेसर चा भी आ जाते हैं, जिन्हें कि चेयरमैन साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं। और एक बार फिर से सेजिन का जिक्र करते हुए वो उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। और उन्हें बताते हैं कि सेजिन भले ही अमेरिका चली गई थी, पर उसने कभी भी उनकी मदद नहीं ली और ना ही कभी लग्जरी लाइफ जी, क्योंकि इस तरह से प्रोफेसर चा को छोड़ के आने के लिए वो खुद को पनिश करना चाहती थी। तो उनसे दूर होकर सेजिन ने क्या क्या सहा है, ये जानने के बाद प्रोफेसर चा काफी इमोशनल हो जाते हैं और सेजिन के पास आते हैं। पर तभी वहाँ गुशियांग भी आ जाता है, जो कि प्रोफेसर चा की आंखों में आंसू देख उनसे इसकी वजह पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सेजिन के पास जाता है और उसे बाइक वाले पेशेंट की बातों के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी प्रोफेसर चा उसे रोक देते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। तो फिलहाल के लिए सेजिन से यूं ही कुछ बहाना कर वो प्रोफेसर चा के साथ चला जाता है, जहां की वो उसे बताते हैं कि चेयरमैन नहीं चाहते कि सेजिन या किसी को भी इस केस की पूरी सच्चाई पता चले, क्योंकि उनका बेटा ऐसा है, इसमें वो खुद को गुनहगार मानते हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को प्यार तो दिया पर उस पर कभी बहुत भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो कभी भरोसे के काबिल बन भी नहीं पाया। तो एक पिता होने के नाते वो खुद को दोषी मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उसे अच्छी परवरिश दी होती तो शायद वो ऐसा ना होता। और जहाँ तक रही बात सेजिन को बताने की, तो वो नहीं चाहते कि सेजिन ये सब जानकर किसी खतरे में पड़े, क्योंकि वैसे ही वो अपनी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाए। तो ऐसे में वो मरते मरते भी उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। तो उनकी बात से प्रोफेसर चा तो सहमत हो जाते हैं, पर गुशियांग को नहीं समझ आता कि आखिर वो अपने बेटे की काली करतूतें क्यों छुपाना चाहते हैं। ऐसे तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। पर प्रोफेसर चा उसे एक पेरेंट्स के नज़रिए को समझने की कोशिश करने को कहते हैं, क्योंकि बच्चे चाहे जैसे भी हों पर पेरेंट्स हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करते हैं। तो चेयरमैन भी बस वही कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी उन दोनों ने कुछ सोच रखा था, तो इसमें गुशियांग को वो परेशान होने से मना करते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में चेयरमैन का बेटा हॉस्पिटल आता है, जहाँ की मीडिया उसे घेर लेती है, क्योंकि अब तक ये खबर बाहर आ चुकी थी कि अभी तक चेयरमैन को होश नहीं आया है और उनके बेटे ने इस बारे में झूठ बोला था। तो वो मीडिया को किसी तरह से अवॉइड करके चेयरमैन के रूम में आता है, जहाँ की सेजिन पहले से ही मौजूद थी। तो उसे देख पहले तो वो हैरान होता है, पर फिर समझ जाता है कि जरूर सेजिन ने ही ये खबर लीक की है। तो वो सेजिन पर इसके लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी वह हड़बड़ाए से वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर ऑन भी आ जाते हैं। तो उन लोगों को यहाँ देखकर सेजिन बिना बताए ही समझ जाती है कि उसके भाई के झूठ में कौन कौन उसके साथ था। और यही तो प्रोफेसर चा और चेयरमैन चाहते थे। पर इतना ही नहीं, बल्कि चेयरमैन ने प्रोफेसर चा को एड्रेस देकर अपने लॉयर को भी यहाँ बुलवा लिया था, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते थे कि उनके बेटे के लिए जेल जाने से भी बड़ी सजा होगी उसके हाथ से जायदाद चले जाना। तो इसलिए उनके लॉयर के आने का ये सबसे अच्छा समय था। तो अचानक से लॉयर को यहाँ देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है, पर अब उसके हाथ से बाजी निकल चुकी थी। तो लॉयर सबकी मौजूदगी में चेयरमैन की बनवाई हुई डीएनआर विल सुनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर उनकी हालत ऐसी हो जाए कि वो अपने से सांस न ले सके, तो उनकी इच्छा थी कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। इसका मतलब उन्होंने इस तरह से सफर करने की जगह मौत को चुना है, क्योंकि अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उनका बेटा अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये सुन उसका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। पर सेजिन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि भला वो कैसे ही अपने पिता को इस तरह से मरने दे सकती है। पर गुशियांग उसे इस बारे में समझाता है और प्रोफेसर चा पर ट्रस्ट करने को कहता है, क्योंकि वो भी अच्छे से समझ रहा था कि किसी बेटी के लिए अपने पिता के साथ ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। पर ये ड्रामा खत्म करने के लिए चेयरमैन के पास बस यही रास्ता था, जिसका वो पहले से ही इंतजाम कर चुके थे। खैर इधर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर यानी गुशियांग की मदर के सामने सफाई पेश कर रहे थे कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि चेयरमैन के होश में आने की बात झूठी है। पर डायरेक्टर तो ये बात अच्छे से जानती थी कि वाइस प्रेसिडेंट कितने ही दूध के धुले हैं, और गुशियांग को लेकर उनके क्या इरादे हैं ये जानने के बाद तो और कोई चांस नहीं था कि वो उन्हें यूं ही जाने दें। तो अब क्योंकि बाजी उनके हाथ में थी, तो वाइस प्रेसिडेंट को वार्निंग देती है कि वो अपनी हद में रहें, वरना उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट ये अच्छे से जानते थे कि गुशियांग की मदर की पावर इतनी है कि अगर वो गुशियांग को टारगेट करेंगे तो वो उनका भी पत्ता कट कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए वो चुप ही रहना बेहतर समझते हैं। पर अब उनका गुस्सा कहीं तो निकलना ही था, तो वो हमेशा की तरह एक बार फिर से डॉक्टर ऑन पर सारा ब्लेम डाल देते हैं और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें पुलिस का डर दिखाते हुए हॉस्पिटल को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को कहते हैं, जिसे सुन डॉक्टर ऑन बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम उस बाइक वाले पेशेंट को देखते हैं, जिसका कि ट्रांसफर उसके घर के नजदीकी हॉस्पिटल में किया जा रहा था। वैसे ऐसा गुशियांग ने प्रोफेसर चा के कहने पर किया था, क्योंकि अब उन दोनों को इससे कोई भी शिकायत नहीं थी। खैर दूसरी तरफ प्रोफेसर चा चेयरमैन से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सेजिन कुछ डॉक्टर्स को साथ लेकर आती है, क्योंकि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से पहले टेस्ट करके ये पता लगाना जरूरी था कि वो खुद से सांस ले सकते हैं या नहीं। तो काफी दुखी मन से सेजिन उन्हें टेस्ट के लिए लेकर चली जाती है, और तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आते हैं, जो कि चेयरमैन को अपने साथ एक लास्ट गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो उन्हें खुशी खुशी इस दुनिया से विदा करना चाहते थे। तो टेस्ट के बाद ये क्लियर हो जाता है कि चेयरमैन अपने से सांस नहीं ले सकते, तो फिर न चाहते हुए भी सेजिन को उन्हें जाने देना पड़ता है। वैसे इस वक्त पर प्रोफेसर चा उसके साथ थे, क्योंकि वो ये अच्छे से समझ सकते थे कि एक बेटी होने के नाते उसके लिए ये करना कितना मुश्किल है। पर चेयरमैन को अपने जाने का कोई अफसोस नहीं था। तो इस तरह से चेयरमैन का कैरेक्टर यही खत्म होता है, और इसी के साथ ये पार्ट भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।